नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को भारत की खोज का तीसरा चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ, यानी फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 8 बसंत और क्लास 8 भारत की खोज के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 8 बसंत और क्लास 8 भारत की खोज का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इससे पहले मैं भारत की खोज का बहुत सारा चैप्टर 2 चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ और क्लास 8 का बसंत भाग 3 का लगभग मैं पूरा पाठ पढ़ा चुकी हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजिनागरी, स्पेलिंग है DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाएगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में क्या बताया गया है। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भारत के अतीत मतलब बीता हुआ समय, जो पास्ट, जो समय बीत गया है, तो उसके सबसे पहली तस्वीर सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलती है, जिसके अवशेष किसको कहते हैं? जो खुदाई के बाद जो जमीन की खुदाई होती है तो उसके नीचे बहुत सारे चीज पड़े हुए मिलते हैं, तो उसको अवशेष कहा जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर, यानी बीते हुए समय की, जो पास्ट, जो समय बीत गया है, उसकी पहली तस्वीर कहाँ मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, जिसके अवशेष मतलब चीजें सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं? सिंध में मोहनजोदड़ो में और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मतलब यहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और लोगों के बीच बहुत ही यह बात, मतलब पूरे हर जगह यह बात फैल चुका है कि इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास मतलब पुराने इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। अब आगे बताया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर है। मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी के अवशेष जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी, यानी दोनों स्थानों पर खंडहरों की खोज की गई है। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस बात में थोड़ा सा भी शक नहीं है, संदेह नहीं है कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से नगर मतलब टाउन और अवशेष, वहां पर बहुत सारे नगर थे, अवशेष, बहुत सारे अवशेष वहां दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया था। तो प्राचीन काल में जो मनुष्य लोग जो नगर बसाए थे, वहां पर बड़े बड़े सिटी होते थे, शहर जैसे, टाउन जैसे होते थे। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इस बात में शक नहीं है कि इन दोनों के बीच भी ऐसे बहुत से नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया था। तो उस समय के मनुष्य जो बसाए थे वह सारे अवशेष नीचे दबे पड़े हुए होंगे। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यह सभ्यता विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया में, जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह उत्तर भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को
यहाँ पर बताया जा रहा है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाए। तो इसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कि भविष्य में इस सुदूर अतीत मतलब जो चीज बीत गया है, पास्ट के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण खोजें की जाएगी और क्या होगा, वहां पर बहुत सारे अवशेष की खोज की जाएगी और यह सब काम महत्वपूर्ण होगा। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला जिले में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस सभ्यता के अवशेष मतलब चीजें जो हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे ऐसे चीजें वहां पर दबे पड़े हुए हैं जो दूर दूर जगहों पर मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं? पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला जिले में मिले हैं यह सब। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। यह सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली थी? गंगा की घाटी तक फैली थी। यह प्रश्न भी आप लोगों को आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली थी, तो आप कह सकते हैं कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता पर नहीं, उससे बहुत अधिक है, यानी यह सभ्यता काफी विकसित सभ्यता थी। आगे बताया जा रहा है कि अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। अभी तक आगे जो हम लोग जाने हैं कि कहाँ तक यह सभ्यता फैली हुई थी, कहाँ कहाँ यह सभ्यता मिली है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और इस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। तो यहाँ पर यह बात कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह बहुत ही विकसित सभ्यता थी। ऐसा नहीं था कि उस समय की सभ्यता में कुछ कमी थी, ऐसी नहीं थी। सभ्यता में जो होना चाहिए सारे गुण थे उसमें। एक सभ्य जो वहाँ के लोग रहते हैं, किस तरह से रहना चाहिए, वहाँ के लोगों का विचारधारा, वहाँ का रहन सहन, वह सारा विकसित था। मतलब बहुत ही अच्छी तरह से वह तैयार सभ्यता था। ऐसा नहीं है कि अविकसित सभ्यता था, मतलब वहाँ आदिवासी के जैसे ऐसे लोग नहीं रहते थे। वह अत्यंत विकसित सभ्यता था और यहाँ तक पहुँचने में उन्हें कितने वर्ष लगे होंगे? हजारों वर्ष लगे होंगे विकसित सभ्यता को प्राप्त करने में। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। तो यह सभ्यता जो थी वह प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धर्मनिरपेक्ष सभ्यता किसको कहते हैं? जो सभी धर्म की मिलीजुली सभ्यता होती है, तो उसी को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष सभ्यता। धर्म को लेकर चलने वाली सभ्यता को धर्मनिरपेक्ष सभ्यता है। सारे धर्म की मिलीजुली सभ्यता थी, सारे जाति के लोग रहते थे। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं हुए, मतलब कोई भी उस पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ा। यह स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी, मतलब सांस्कृतिक युग जो हमारे आए उसकी यह नींव थी। आगे बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। सिंधु घाटी सभ्यता ने कहाँ संबंध स्थापित किया? फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया। तो यह बात आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए अच्छी तरह से कि सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस और मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया, मतलब रिलेशन स्थापित किया और उनके साथ बिजनेस भी किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह बहुत ही बेहतर सभ्यता थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी
जिसमें व्यापारी वर्ग जो थे जो व्यापार करते थे, बिजनेसमैन थे, वे काफी ही धनाढ़ रहते थे, काफी धनी थे और उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। सड़कों पर दुकानें कतारें थी, दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। तो जब क्या हुआ, वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज की गई तो वहां पर पता चला कि सड़कों पर वहां दुकानें हुआ करती थी, मतलब लाइन में दुकानें होती थी और दुकानें जो होती थी वह छोटी छोटी होती थी। तो यह सब खुदाई के बाद पता चला। आगे बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी और अभी जो वर्तमान भारत की सभ्यता है, दोनों के बीच के समय ऐसे कई दौर गुजरे हैं, मतलब कई दौर गुजरे हैं, मतलब कई बार सभ्यता जो है विकसित हुआ है और मतलब बदलाव आए हैं। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि हम लोग बहुत कम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं, बहुत सारे ऐसे समय आए हैं और बहुत परिवर्तन भी हुए हैं जिसके बारे में हम लोग कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए और बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब कई बार इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है। तो यहाँ पर यह बात कहा जा रहा है कि भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला, मतलब भीतर ही भीतर क्या है, रीति रिवाज परंपराओं की ऐसी श्रृंखला, श्रृंखला कहते हैं चेन, मतलब चेन के जैसी चली आ रही है। जो पुरानी सभ्यता जो थी सिंधु घाटी की सभ्यता और वर्तमान भारत की जो सभ्यता है वह चेन के रूप में भीतर ही भीतर रीति रिवाज में परंपराओं में जो है एक चेन के जैसे परिवर्तन होता रहा है, चेन के जैसे बनते आ रहा है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते युग से जोड़ती है। और अभी जो भारत की वर्तमान सभ्यता है वह 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उस युग से अभी जोड़ती है, जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी और अभी जो भारतवर्ष में जो वर्तमान जो सभ्यता है, तो दोनों में चेन के जैसा काम किया है और यह रीति रिवाज परंपरा जो है शुरुआत से अभी तक आ ही रही है। यह देखकर अचरज होता है, मतलब यह देखकर आश्चर्य होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। तो यहाँ पर इस बात को कहा जा रहा है कि एक बात देखकर आश्चर्य होता है, यह सब देखकर आश्चर्य हो रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों, दस्तकारी, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। यानी यह जो प्राचीन सभ्यता है यह शुरुआत से यह प्राचीन सभ्यता जो अभी तक वर्तमान जो सभ्यता है उससे मिलती जुलती आ रही है, क्योंकि पहले जो रीति रिवाज हुआ करता था, परंपरा हुआ करती थी, रहन सहन, लोगों के बीच रहने और किस तरह से रहना चाहिए, आपस में प्रेम भाव और प्रचलित रीति रिवाज जो थी, और दस्तकारी मतलब कशीदाकारी और पोशाकों के जो फैशन है वह पहले भी था और अभी भी उसी को लेकर लोग अभी भी चल रहे हैं। आगे यह बताया जा रहा है कि यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में, भोर बेला कहते हैं जो प्राचीन बेला होती है, शुरुआत के समय को भोर बेला कहा जाता है। तो यह बात दिलचस्प है, मतलब बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्ट वाली बात है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर इस बात को उजागर किया जा रहा है कि भारत अपनी कहानी की जो इस भोर बेला में एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं है जिसको हाथ पकड़कर चलाया जाए,
है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे विकसित सभ्यता अभी वर्तमान में है जो दिखाई देता है कि हमारे 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 देश में बहुत सारे बहुत सभ्यता जो है बहुत अच्छी तरह विकसित हो गया है। इस बात को यहाँ कहा जा रहा है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है, मतलब जीवन में क्या तौर तरीका होना चाहिए, किस तरह का रहन सहन होना चाहिए, पोशाकें अगर पहनते हैं तो किस तरह की पोशाकें पहनना चाहिए, यह सब अभी की जो सभ्यता है, हमारे वर्तमान जो भारत की जो सभ्यता है बहुत ही विकसित हो चुकी है और सारे चीज विकसित रूप में दिखाई दे रहे हैं। उसने कला और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कलाओं के क्षेत्र में भी और जीवन के सुख सुविधाओं के लिए भी अभी देख रहे होंगे कि कितने सारे जो है कला हमारे देश में बहुत सारे चीजों की खोज नई खोज हुई है और हमारे जीवन के लिए सुख सुविधा के जो सामान होते हैं जैसे टीवी हुआ, मोबाइल फोन हुआ, कंप्यूटर, हवाई जहाज, एरोप्लेन और ट्रेन में भी देखेंगे कि कितने तरह से जो है सारे चीज विकसित रूप में अभी देश में आपको मिलेंगे। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया है बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। तो यहाँ पर इस बात को कहा जा रहा है कि उसने केवल सुंदर वस्तुओं का ही सृजन नहीं किया है। जो हमारे जो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कहा जा रहा है कि उसने केवल सुंदर वस्तुओं का ही सृजन नहीं किया है बल्कि आधुनिक सभ्यता, अभी के जो सभ्यता है के उपयोगी और ज्यादा ठेठ चिन्हों, मतलब जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता को जानेंगे तो उसमें देखने को मिलता है कि वहां पर अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया गया है। अच्छे हमाम किसको कहते हैं? जब सिंधु घाटी की सभ्यता का जब खोज किया गया तो वहां पाया गया कि वहां पर नहाने के लिए बाथ टब का भी इंतजाम किया गया हुआ था उस समय, मतलब जमीन के नीचे खुदाई करके बाथ टब नहाने के लिए। तो इस सब चीजों का भी वहां पर मिला है और नालियों के तंत्र का भी निर्माण किया गया है। तो नालियां जो बनाया जाता है गंदे पानी बहने के लिए, तो उस समय नालियों के तंत्र का भी किस तरह से अच्छे नाली बनाया जाए कि उसमें से पानी किस तरह से पास किया जाए और शहर में, नगर में या गांव में गंदे पानी नहीं घुस सके, तो इसके लिए बहुत कुछ व्यवस्था उस समय भी किया गया था। तो इसी बात को इसमें दिया गया है। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया है होगा। और यह पार्ट 1 है और मैं पार्ट 2 बनाऊंगी। तो पार्ट 2 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजी नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।